नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्या मतलब, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट तो दे दिए, ठीक है। कई सारे राइट है जो कि इसेंशियल ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, दे तो दिए। अब उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, और मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कैसे हम रिलीफ लेंगे उससे, ठीक है। मान के चलो कोई एक एक्ट आ गया जो कि हमारी राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, उसको वायलेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 32 उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो उसके खिलाफ आपके पास क्या रेमेडी है। तो क्या रेमेडी है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं, और आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। मतलब फंडामेंटल राइट में ये लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाना और केस फाइल करना ये आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा आपका केस कि भाई कैसे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है आपका, ठीक है। अब आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, यानी ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ना, ये फंडामेंटल राइट है और वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आप जा सकते हो लेकिन वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ पर जो जज है ना उसको सुनना ही पड़ेगा आपकी बात। यहाँ पर जो जज है उसके डिस्क्रिशन, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे रहता है, वो सुन भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है वो, लेकिन यहाँ पर सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए फंडामेंटल, अब राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, फिर उसको उठा के अलग कर दिया, फंडामेंटल राइट का पार्ट से उसको अलग कर दिया, 300A में ले आए वो राइट टू प्रॉपर्टी को, समझ रहे हो ना। तो अब वो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी खत्म सी हो चुकी है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, मतलब ख़त्म नहीं हुई, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 32 और 226 की। अपन आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 32 बोलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वो तो ठीक है। अब अगर कुछ भी ऐसा होता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी तरीके का ऑर्डर या डायरेक्शन या रिट इशू कर सकती है, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, इन्फ्रिंज कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या तो ऑर्डर से या डायरेक्शन से या रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हो आप। मतलब मान के चलो कोई एक एक्ट पास हुआ जो कि आपके राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी कि यार ये जो एक्ट है उसको वो करो, आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। क्योंकि यार ये तो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़, अब मेन चीज़ है जो आर्टिकल 32 जो बात करता है वो बात करता है रिट्स की। तो रिट्स है ना 5 तरीके की होती है रिट्स। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोररी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। ये 5 तरीके की रिट्स होती है, एक एक करके अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या मतलब कि ये रिट एक जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट तब इशू करती है जब किसी भी आदमी को इल्लीगली डिटेन करके रखा हुआ, ठीक है। किसी भी आदमी को जब इल्लीगली डिटेन करके रखा जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये रिट की डिमांड करता है, मुझको हैबियस कॉर्पस दो। हैबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है कि जिस भी आदमी को इल्लीगली डिटेन करके रखा है उसको आप छोड़ो, उसको आप हमारे पास लेके आओ और हम बताएंगे कि ये लीगल है या इल्लीगल है। कोर्ट का ये कहना है। अब हैबियस कॉर्पस जो होती है ना, ये पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ तो लगाई जा सकती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनके खिलाफ तो आप लगा ही सकते हो। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी लग सकती है। ये जो हैबियस कॉर्पस स्टेट के खिलाफ तो लगेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप लगा सकते हो। ये हैबियस कॉर्पस की खास बात है। और कब लगा सकते हो, जब इल्लीगली डिटेन किया हुआ हो आपको। फिर जो कोर्ट है वो आपको बुलवाएगी और फिर देखेगी, मान के चलो जैसे पुलिस वालों ने आपको डिटेन करके रखा है इल्लीगली, तो फिर वो ऑर्डर निकालेगी कि हैबियस कॉर्पस इसको यहाँ पे लेके आओ, रिट इशू करेगी, हैबियस कॉर्पस लेके आओ। फिर अब कोर्ट देखेगी कि यार ये लीगली डिटेन किया है कि इल्लीगली डिटेन किया है, कुल मिला के आप यहाँ पे लेके आओ। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है। अब एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसको हैबियस कॉर्पस केस भी बोला जाता है। इस केस में क्या बोला गया था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये जो हैबियस कॉर्पस जो रिट है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जितनी फंडामेंटल राइट है सब सारी की सारी सस्पेंड हो जाती है। 2 फंडामेंटल राइट को छोड़ के
आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, 44th अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया था कि इसको आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की सारी फंडामेंटल राइट आप सस्पेंड कर सकते हो, सारी की सारी। लेकिन हैबियस कॉर्पस भी आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं कर सकते। ये एडीएम जबलपुर वाले केस में साफ साफ बोल दिया गया था। ठीक है, अब हैबियस कॉर्पस है ही क्या? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इनडायरेक्टली बात तो वही कर रहा है हैबियस कॉर्पस भी। फिर अगला एक केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में क्या हुआ था कि एक तिहाड़ जेल में एक प्रिजनर बंद था। अब उसको क्या है ना, डेथ सेंटेंस मिली हुई थी, लेकिन उसने एक लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एक लेटर लिखा कि यार हमारे साथ जितने प्रिजनर्स हैं ना, उनको इन ह्यूमन कंडीशन में रखा जा रहा है, ठीक है, आप प्लीज़ कुछ करो। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसी एक प्रिजनर तक आ सकता है, मतलब कि जो जेल में जो कैदी बंद हैं, प्रिजनर्स हैं, आप वहाँ तक अपने ज्यूरिसडिक्शन को ले जा सकते हो क्या? तो इन सब का सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब बोला कि हाँ बिल्कुल हम आ सकते हैं, प्रिजनर्स का ज्यूरिसडिक्शन आता है हमारे पास। और ये जो जितनी प्रोसीडिंग चलाई ना, उन्होंने उसको हैबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, हैबियस कॉर्पस केस बना दिया इस पूरे केस को इन लोगों ने। फिर अगला एक केस आया रुदुल साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ कि किसी भी आदमी को आपने इलीगल डिटेन कर लिया, लेकिन उसके कंपनसेशन का क्या? लीगल डिटेन किया, आपको कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस केस में साफ साफ बोल दिया कि आप कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हो स्टेट से, अगर आपको इलीगली डिटेन किया हुआ है तो। हैबियस कॉर्पस आपने लगा दी, आप कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकते हो स्टेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब अगली जो रेट आती है वो है हमारी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब ये कब इशू करती है कोर्ट? ये रेट कोर्ट तब इशू करती है जब कोर्ट को किसी पब्लिक ऑफिशियल को कोई काम करने के लिए बोलना, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी जो उसने मना कर दी हो करने से, या नहीं करी हो या गलत करी हो, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए जब कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर को या ऑफिशियल को, सिर्फ ऑफिसर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल आ सकता है, कोई भी, ठीक है, उनको अगर आप अपनी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बोलते हो तो वो मैंडेमस में आ जाएगा। आप जब उनकी ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए आप उनको कमांड करते हो तो मैंडेमस रेट कोर्ट तब इशू करता है जब आप उनको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी करने के लिए आप बोलते हो, कोर्ट बोलती है जब। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब कि रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। और अब कौन किसको रोक रहा है? जब एक सुपीरियर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को, मतलब एक हायर कोर्ट जो होती है, कोई भी हायर कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को रोकती है। कैसे रोकती है? कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, वो बोले कि जो तुम्हारी ये प्रोसीडिंग्स हैं ये बंद कर दो, ये रोक दो पूरी तरीके से। जो लोअर कोर्ट है फिर वो बोलेगी क्यों सर, हम क्यों रोक दें? तो जो हायर कोर्ट है वो ये बोलेगी कि आपने जो अपना ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो आपने एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा था, आपने एक्सटेंड कर दिया, या फिर किसी और के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा था, आपने वो वाला केस उठा लिया, ठीक है। या तो ज्यूरिसडिक्शन उस लोअर कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया या फिर किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में आ गया है, मतलब कुल मिला के उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था लेकिन फिर भी उसने वो केस एंटरटेन किया है उस कोर्ट ने। उस टाइम पर जो हायर कोर्ट है वो बोलेगा कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दो। यहाँ पर जो प्रोहिबिशन रेट का काम है ना, कुल मिला के रोकने का काम है कि अब ये प्रोसीडिंग्स आप बंद कर दो पूरी तरीके से। ये कोर्ट तब इशू करती है, लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है। अब अगली जो रेट है हमारी वो है सर्शोररी। सर्शोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, सर्शोररी का मतलब। अभी ये सर्शोररी रेट होती क्या है? तो जब भी एक हायर कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी हायर कोर्ट अपने किसी भी लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि आप ये जो केस है ये आप ट्रांसफ़र कर दो किसी को, या फिर ये जो आपने ऑर्डर दिया है ना इसको क्वैश कर दो आप, ठीक है। जब भी कोर्ट को ऐसा करवाना होता है तो ये कोर्ट जो है वो एक सर्शोररी रेट इशू कर देती है। सर्शोररी का क्या मतलब होता है? या तो केस ट्रांसफ़र करो या तो ऑर्डर क्वैश करो,
ठीक है। तो अब जो कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, वो कभी भी ये रिट इशू कर सकती है कि कुछ ग्राउंड होंगे ना, हाँ कुछ ग्राउंड है, तो 2 ग्राउंड है कि या तो एक कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया जो कि इसकी पावर के बाहर है, उसकी पावर नहीं है, उसने एक्सेस पावर, वो बोलते हैं ना ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अब उसके पास वो पावर ही नहीं है लेकिन उसने एक्सेस पावर करके वो ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। मतलब पावर नहीं है लेकिन फिर भी उस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया। तो एक तो वो ग्राउंड है कि उस टाइम पर आप ये सर्चोरी रिट इशू कर सकते हो उस कोर्ट के खिलाफ, और दूसरा ग्राउंड है कि कोई एरर ऑफ लॉ हो गई है, एरर ऑफ लॉ, कोई भी एरर ऑफ लॉ हो गई, तो उस टाइम पर आप सर्चोरी रिट इशू कर सकते हो, ठीक है। अब जो प्रोहिबिशन और सर्चोरी है ना, ये दोनों जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ आप लगा सकते हो। मतलब कि कोई भी जो रिट, ये दोनों रिट जो इशू होती थी, प्रोहिबिशन और सर्चोरी रिट जो इशू कर सकते हैं, वो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ ही आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये सर्चोरी रिट है ना, ये 1991 के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1991 में, जो कि ये बोलता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के भी खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके भी खिलाफ आप ये सर्चोरी रिट आप अप्लाई कर सकते हो, आप लगा सकते हो। मतलब कोर्ट जो है ये इशू कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ, जहाँ किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी ये सर्चोरी रिट अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब प्रोहिबिशन और ये सर्चोरी रिट दोनों अलग अलग रिट हैं, आपको समझ में आ गई होगी। जो प्रोहिबिशन रिट है ना, ये रोकती है कि आप ये केस नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते ये केस। और ये जो रिट है ना सर्चोरी, ये आपने ले तो लिया लेकिन ट्रांसफ़र करो या फिर ऑर्डर क्वैश करो, सर्चोरी ये काम करती है। ये दोनों अलग अलग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, प्रोहिबिशन और सर्चोरी। अब अगली जो रिट आती है हमारी, क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इस रिट का क्या मतलब होता है, तो कोई भी एक आप सीट देख लो, पब्लिक ऑफिशियल की कोई भी आप वो देख लो, पोस्ट देख लो, मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी है या पुलिस की नौकरी है, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो कि यार पुलिस की जो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थी, ये थी ग्रेजुएशन के बाद कुछ 65%, लेकिन एक आदमी की पोस्टिंग हो गई उस जॉब में, एक आदमी की पोस्टिंग हो गई जिसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये मान के चलो कि उसने ग्रेजुएशन भी सही से नहीं करी है और उसकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे। तो जब एक आदमी की लीगलिटी देखी जाती है कि वाकई में यार वो ये क्लेम कर सकता है क्या, ये पब्लिक ऑफिस ये आदमी क्लेम कर सकता है क्या, तो उस टाइम पर मतलब कि कैसे कर सकता है यार, वो यहाँ पर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकता है, ठीक है। जब वो चीज़ आपको देखनी हो तब आप लगाते हो क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। आप किस आप क्वालिफाइड तो हो नहीं, तो आप इस कुर्सी पे आप कैसे बैठ गए, इस पोस्ट पे आप कैसे आ गए कुल मिला के। अब एक केस है, आपको एक केस से समझ में आ जाएगा, कुमार पद्मा पादम प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक हाई कोर्ट जज की पोस्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो अब उनके खिलाफ क्यों वारंट लग गया है कि भैया किस हिसाब से, क्या आप क्वालिफाइड तो हो नहीं आप जज बनने के लिए, तो आप कैसे आ गए। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि हाँ वाकई में आप क्वालिफाइड तो नहीं हो सर। जज का नाम था मिस्टर KN श्रीवास्तवा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आप वाकई में क्वालिफाइड नहीं हो, क्यों वारंटो हम एक्सेप्ट करते हैं और आपकी जो पोस्टिंग है वो हम इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। आ गई आपको बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो क्यों वारंटो है सिर्फ ये गवर्नमेंट जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, सिर्फ आप उन्हीं के खिलाफ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगला केस भी यही है। अगला केस था जमालपुर आर्य समाज सभा वर्सेस डॉक्टर D रमा। इस केस में जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि क्यो वारंटो सिर्फ पब्लिक ऑफिस में ही अप्लाई आप कर, पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट ऑफिस में इसका कोई लेना देना है नहीं। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 32। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।